हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आयोग आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 17 इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। आज हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट लेक्चर, आखिरी लेक्चर लेकर आ गए हैं, जिसका नाम है दोस्तों लेक्चर नंबर 6। तो दोस्तों आज फाइनली हमारा ये जो चैप्टर है, जो कि काफी दिनों से चल रहा था, आज छठा लेक्चर है इसका। तो आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ बचे हुए टॉपिक्स है इसके छोटे से बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर बेस, तो इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं और आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं। एंड साथ ही मैं आपको बता दें दोस्तों, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद लगभग हम लोग का 95% सिलेबस जो है 9th स्टैंडर्ड के साइंस का कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो बस कुछ ही दिनों की बात है, उसमें भी आपका जो बचे हुए चैप्टर्स है, 1 या 2 चैप्टर बचे हैं, उसको भी हम टोटली कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक की, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फ्लोरिकल्चर, नर्सरीज एंड फॉरेस्ट्री। यानी कि जो बायोटेक्नोलॉजी होता है वो हमारे फ्लोरिकल्चर में, यानी कि जो फूल को उत्पादन करते हैं हम लोग, फूल को जो फ्लावर्स होते हैं उसको प्रोड्यूस जो करते हैं उसको ही फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर होता है ना, खेती करना, वैसे ही फ्लोरिकल्चर होता है। ठीक है, नर्सरीज हो गए, जैसे कि आपको पता है नर्सरीज यानी कि जो छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह जहाँ पे रखे जाते हैं उसको नर्सरीज कहा जाता है। फॉरेस्ट्री हो गया, फॉरेस्ट वाला। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर जो होता है, इट कैन बी यूज टू ग्रो दोज प्लांट्स ऑन ए लार्ज स्केल। ऐसे प्लांट्स जो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रोड्यूस होते हैं, तो टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम लोग लार्ज क्वांटिटी, लार्ज स्केल में ऐसे टाइप के प्लांट्स को हम प्रोड्यूस कर सके, जिसके पास फ्लावर्स हो, जिसके पास बहुत ही अच्छे फ्रूट्स क्वालिटी हो, एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स हो जो ग्रो होते होंगे। एंड पूरा का पूरा फुल्ली ग्रोन प्लांट्स हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, यानी शॉर्टर ड्यूरेशंस में। क्योंकि नॉर्मल तौर पे क्या होता है, आप सभी को पता है दोस्तों, कि कोई भी एक फ्रूट होता है या फिर कोई भी एक फ्लावर्स होता है, उसका एक पर्टिकुलर सीजन होता है। लेकिन बिकॉज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द टिश्यू कल्चर टेक्निक, हम जो है दोस्तों क्या कर सकते हैं, उसको नॉर्मली कभी भी, यानी कि साल में आप जब चाहो तब उसको प्रोड्यूस कर सकते हो बाय यूजिंग टिश्यू कल्चर। लेकिन फेवरेबल कंडीशंस होना चाहिए, वो फेवरेबल कंडीशन हम लोग आर्टिफिशियली भी दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लांट्स कैन बी ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल इफ इट मीन्स ऑफ पॉल्यूशन और जर्मिनेटिंग सीड्स आर नॉट अवेलेबल। यानी कि क्या बोल रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं इसको हम लोग लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पॉलिनेशन जो होता है या फिर जर्मिनेटिंग सीड्स जो है अगर वो अवेलेबल नहीं रहेंगे, फिर भी हम लोग ग्रो कर सकते हैं। व्हाट डू मीन बाय पॉलिनेशन? पॉलिनेशन का मतलब होता है जो सीड्स जो होते हैं, यानी कि जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, सीड्स को उठाते हैं अपने माउथ से या फिर अपने पैरों से, एंड उसको दूसरे प्लांट्स पे बैठते हैं, जाके उसके फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स पे बैठते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, पॉलिनेशन हो जाता है, यानी कि रिप्रोडक्शन हो जाता है। जर्मिनेटिंग ऑफ सीड यानी कि सीड का ग्रो अप होना, ठीक है, जिसमें से रूट्स बाहर आना, प्लीम्यूल जिसको बोलते हैं, स्टेम बाहर आना, ये सभी चीज़ जो है अगर नहीं भी होता है तो भी प्लांट्स को हम लोग ग्रो करवा सकते हैं लार्ज स्केल में, बिकॉज ऑफ दिस टिश्यू कल्चर और बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक। ठीक है, तो क्या होता है, इन्हें बायोरिएक्टर सेल्स कैन बी ग्रोन इन ए मोर न्यूट्रिटिव मीडियम। यानी कि बायोरिएक्टर होता है एक नॉर्मली, जैसे कि एक आपने सुना होगा केमिकल रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, वैसे एक बायोरिएक्टर होता है जिसमें सेल्स को अलग अलग न्यूट्रिटिव मीडियम में रखा जाता है और उसको पैथोजन, यानी कि जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं या फिर बैक्टीरियाज जो होते हैं, उससे उसको प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि वो इजीली ग्रो अप कर पाए। और बायोरिएक्टर्स जो है इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग द प्लांटलेट्स ऑन ए वेरी लार्ज स्केल। यानी कि जो छोटे छोटे पौधे वगैरह जो होते हैं अलग अलग कैटेगरीज के, इसको ग्रो अप करवाने के लिए ऐसे टाइप के टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स कैन बी प्रोड्यूस इन ए शॉर्ट टाइम, यानी कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स को क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, और यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज एंड मटेरियल। ठीक है ना, कम से कम मिनिमम रिसोर्सेज का यूज़ करके और मटेरियल का यूज़ करके आप इसको ग्रो करवा सकते हो। और यूजुअली प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू कल्चर एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्निक आर डिसीज फ्री एंड वायरस फ्री। यानी कि ये जो प्लांट्स होते हैं जो टिश्यू कल्चर से प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, और जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्निक से प्रोड्यूस किया जाता है, वो जनरली क्या होते हैं, डिसीज फ्री, यानी कि इसमें कोई बीमारियां जल्दी लगती नहीं है। तो डिसीज फ्री होते हैं और साथ में वायरस फ्री भी होते हैं, यानी कि वायरस भी नहीं लगता है। ठीक है, तो एम्ब्रियोज प्रोड्यूस बाय टिश्यू कल्चर, जो भी एम्ब्रियोज जो होते हैं वो टिश्यू कल्चर्स टेक्निक से प्रोड्यूस जो किया जाता है, ऑलवेज कंप्लीट देयर ग्रोथ, यानी कि वो जो ग्रोथ है वो हमेशा अपना पूरा कर पाते हैं। और बहुत ही रेयर एंड एंडेंजर्ड प्लांट्स जो होते हैं, इट कैन बी ग्रोन बाय टिश्यू कल्चर। ठीक है, जो भी रेयर प्लांट्स होते हैं, बहुत ही एंडेंजर्ड प्लांट्स होते हैं, ये टिश्यू कल्चर से ग्रो अप कर पाते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक से ग्रो अप कर पाते हैं, एंड कैन दस बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटिंक्शन। यानी कि जो एक्सटिंक्शन होने के कगार में जो प्लांट्स होते हैं, उससे भी वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था हमारा एक तरीके से एप्लीकेशन आप बोल सकते हो कि फ्लोरिकल्चर, टिश्यू कल्चर्स का, और नर्सरीज में हर जगह यहाँ पे इसका यूज होता है। क्लियर है? अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एग्री टूरिज्म, यानी कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एक तरीके से आप बोल सकते हो। इसमें इस चीज़ का, बायोटेक्नोलॉजी का या फिर टिश्यू कल्चर का क्या रोल है। तो प्लांटलेट्स जो होते हैं फ्लावरिंग के,
फ्लावर्स के हो सकते हैं प्लांट्सलेट्स, मेडिसिन के होते हैं, मेडिसिनल प्लांट जिसको बोलते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी होते हैं जिससे ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते हैं, वेजिटेबल प्लांट्स होते हैं, फ्रूट्स के ट्रीज होते हैं, इसको भी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े बड़े पैमाने पे हम लोग इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द टिश्यू कल्चर टेक्निक, और यही चीज़ को कहा जाता है एग्री टूरिज्म। ठीक है, एग्रो टूरिज्म भी बोलते हैं, तो एग्री टूरिज्म भी आप बोल सकते हो। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात किया जाए कि मैंगो हो गया, ठीक है ना, चीकू, गुआवा, ये सब क्या है, फ्रूट्स के नाम है, कोकोनट, कस्टर्ड एप्पल, ये कुछ अलग अलग रीजनल फ्रूट्स होते हैं क्योंकि हर एक जगह ये फ्रूट नहीं मिलते। मैंगो आप देखोगे सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है, चीकू देखोगे, चीकू अगेन लाइक महाराष्ट्र में होता है, गुआवा, कोकोनट केरल साइड में होता है, कस्टर्ड एप्पल लाइक अपर साइड होता है। तो ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फ्रूट्स होते हैं क्योंकि उनको अलग अलग शेड्स की जरूरत होती है, अलग इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। लेकिन ये टेक्निक से हम इसको एक ही साथ प्रोड्यूस कर सकते हैं। लोकल या फिर एक्सोटिव एक्टिव प्लांट्स जो होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो गए, फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, बटरफ्लाई गार्डन, मेडिसिनल प्लांट्स, फिर ऑर्गेनिक वेजिटेबल एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ हम लोग एक ही साथ प्रोड्यूस कर सकते हैं इन द एग्रीकल्चर बाय यूजिंग दिस टिश्यू कल्चर टेक्निक। ठीक है दोस्तों, और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्री टूरिज्म बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्यूपेशन, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एग्रीकल्चर एंड बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो कमर्शियल पर्पस पे यूज़ होते हैं, तो ये दोनों तरीके को, दोनों चीज़ों को मिला के अगर एक नाम दिया जाए तो उसको एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्यूपेशंस बोलते हैं, जिसमें सबसे पहला हमें पढ़ना है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री को हिंदी में बोला जाता है दोस्तों पशुपालन। बहुत सिंपल सा नाम है पशुपालन। हमारे खासकर इंडिया में अगर बात करें, ये बहुत पहले से, यानी कि जब से ह्यूमैनिटी है, जब से इंसानियत है, तब से अगर बात करें तो पशुपालन की जो परंपरा है, जो प्रथा है, वो चलती आ रही है। हम सदियों से जो जानवर है उनका यूज़ कर रहे हैं ताकि हम जो है उनको पालते हैं, उसको यूज़ करते हैं और उससे बेनिफिट्स लेते हैं, बहुत सारे काम हमें आते हैं और उनको भी हम बेनिफिट्स पहुंचाते हैं। जैसे कि इंडिया के तौर पे बात करें कि इंडिया में जो एनिमल हस्बेंड्री खास तौर पे जो किया जाता है, इट इज़ प्रैक्टिस फॉर मिल्क प्रोडक्शन, यानी दूध के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशु को पालन किया जाता है, जैसे कि गाय भैंस सोचिए। ठीक है, तो ये कैटल्स जो होते हैं अलग अलग ऑपरेशंस के लिए, फार्मिंग ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे काऊ, बफेलो, ये सब दूध के लिए इनको रेस किया जाता है। बुल्स जो होते हैं, जो बैल होते हैं, जो मेल होते हैं ना, बैल क्या होते हैं, मेल होते हैं, और मेल बफेलो भी जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है हैवी लोड को उठाने के लिए, खींचने के लिए। आपने देखा होगा टांगा गाड़ी वगैरह, अभी तो चलो गाड़ियाँ आ गई, लेकिन एक टाइम था ऐसा, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते थे, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ यूज़ किया जाता है। फिर लोकल इंडियन वैरायटी जो गाय की अगर बात किया जाए, शाहीवाल बोलते हैं, सिंधी गिर, लाल कंधारी, देवनी, खिल्लरी, दंगी, ये सब क्या है, इंडियन वैराइटीज़ है, यानी कि ये सब गाय के जो नाम है वो हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। और कुछ ऐसे भी है जो बाहर देश में पाई जाती हैं, एक्जोटिक वैरायटी जिसको बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है, जैसे कि जर्सी, आपने सुना होगा जर्सी गाय, तो जर्सी गाय का मिल्क प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ब्राउन स्विस हो गया, होल्स्टेन हो गया, ये सब जो होते हैं ये मिल्क के लिए इनका पालन किया जाता है, एनिमल हस्बेंड्री किया जाता है। ओके दोस्तों, क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला टाइप का हमारा टेक्निक जिसका नाम है पोल्ट्री फार्मिंग। तो पहला एनिमल हस्बेंड्री आपने देख लिया, करेक्ट है। दूसरा जो एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री जो बिजनेस है, एक तरीके से बोल सकते हो, वो है पोल्ट्री फार्मिंग। तो पोल्ट्री फार्मिंग इज नथिंग बट, जो आप मुर्गियाँ पालते हो, तो मुर्गियाँ पालने के दो फायदे होते हैं, एक तो अंडा मिलता है, दूसरा आपको मीट मिलता है। तो रियरिंग ऑफ एग, यानी कि अंडे को रियर करना, मीट को इल्ड करना, चिकन्स का, चिकन आपको पता ही हो, आप सभी खाते होंगे चिकन भी, तो ये पोल्ट्री फार्मिंग में इंक्लूड होता है और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी है। ठीक है ना, और आज के ज़माने में ऐसा हो गया है कि हर चीज़ लाइक मेनली 90% ऑफ द पीपल आर लाइक ईटिंग द चिकन। ठीक है ना, यू नो दैट। ठीक है ना, तो ये इसका जो क्रेज़ है ये अभी पिछले 5-10 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और लोग बहुत चाव से खाते हैं इस चीज़ को, तो इसके लिए डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो एग्जांपल के तौर पे बात करें, रोड आइलैंड रेड हो गया, न्यू हैम्पशायर हो गया, प्लायमाउथ रॉक हो गया, ब्लैक रॉक हो गया, ये कुछ ऐसे वैराइटीज़ है, चिकन के नाम है दोस्तों। ठीक है ना, जो कि एग्स के लिए और मीट के लिए दोनों के लिए ही यूज़ किया जाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी किया जाता है कि कुछ इंडियन वैराइटीज़ जैसे कि एसिल, तो एसिल क्या है, इंडियन वैराइटीज़ ऑफ चिकन है, और एक्जोटिक वैराइटीज़ ऑफ चिकन जिसका नाम है लेगहॉर्न, ये दोनों को ब्रीड किया जाता है, क्रॉस किया जाता है, यानी कि दोनों का एक साथ में रिप्रोडक्शन करवाया जाता है ताकि जो चिकन्स बनेंगे वो गुड क्वालिटी ऑफ चिकन्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, इसके लिए बनाया जाता है और लार्ज नंबर्स में बनाया जाता है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट द पोल्ट्री फार्मिंग। चलते हैं अगले एग्रो टूरिज्म के ऊपर, एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस के ऊपर, जिसका नाम है सेरीकल्चर। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आखिरी टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। तो सेरीकल्चर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज एक चीज़ आपको पता होगा दोस्तों जिसका नाम है सिल्क। तो सिल्क के कपड़े का डिमांड बहुत ज़्यादा है और बहुत ही रेयरली मिलता है और बहुत ही महंगा बिकता है, ये आपको पता होगा। सिल्क की साड़ियाँ आपने नाम सुना होगा, साड़ियाँ जो बनती है सिल्क की वो बहुत ही महंगी बिकती है। क्यों बनती है महंगी, क्यों बिकती है महंगी, उसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि सिल्क जो है बहुत ही रेयरली मिलता है। और आपको पता होना चाहिए कि सिल्क जो प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है सिल्क वॉर्म, एक कीड़ा होता है। सिल्क वॉर्म जो होता है ये कीड़े होते हैं जिसको मॉथ्स भी कहा जाता है, तो इसको रियर किया जाता है, यानी कि प्रोडक्शन में लाया जाता है सिल्क के लिए। और एक फेमस वैरायटी है जिनका नाम है बॉम्बिक्स मोरी। तो बॉम्बिक्स मोरी नाम का एक सिल्क वॉर्म है, एक नाम है कीड़े का,
सिल्क वर्म के कैटेगरी का। तो बॉम्बिक्स मोरी इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज वैरायटी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है तो इसको लर्न कर लेना। और लाइफ साइकिल जो होता है सिल्क का, अगर सिल्क मॉथ की बात करें तो उसमें 4 स्टेज होते हैं। पहले एग स्टेज होता है, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट मॉथ आता है। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले वो लोग एग के फॉर्म होते हैं, यानी कि एग आया, फिर धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाते हैं लार्वा में, लार्वा के बाद प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ही प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है, वो एडल्ट में थोड़े टाइम के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं, लगभग 10 डेज के बाद। तो 10 डेज के पहले जब वो एडल्ट मॉथ में कन्वर्ट होने वाले होते हैं, उसके 10 दिन पहले ये जो प्यूपा होते हैं ना, उसमें जो कोकून्स होता है, यानी कि एक तरीके से प्यूपा इज नथिंग बट कोकून्स, तो उसको ना बॉइलिंग पानी यानी कि गरम गरम पानी में डाल दिया जाता है कोकून्स को, यानी कि उसको कन्वर्ट होने दिया नहीं जाता है। प्यूपा को एडल्ट मॉथ में कन्वर्ट होने नहीं दिया जाता है, क्योंकि एडल्ट मॉथ में कन्वर्ट हो गए तो एडल्ट मॉथ में कन्वर्ट होने के बाद धीरे धीरे वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए ये चीज़, ठीक है ना, बटरफ्लाई ऐसे ही बनते हैं ना। लेकिन वो जो प्यूपा होता है, ठीक है, ये प्यूपा को यानी कि कोकून्स को जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो कोकून्स को लिया जाता है, एक वाइट कलर का ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है कोकून्स, तो उसको लिया जाता है और उसको गरम गरम खौलते पानी में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्यूपा अंदर जो होता है, यानी कि जो कीड़ा होता है उसके अंदर, वो मर जाता है कोकून के अंदर ही, और उसमें से सिल्क जो होता है फाइबर्स, वो जो है धीरे धीरे लूज होकर निकलने लगते हैं। और यही जो सिल्क फाइबर्स होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, उसको समेटा जाता है, उसको अनबाउंड किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, उसको कुछ और मिलावट करते हैं, उसमें रील किया जाता है और उसको उसके हेल्प से कपड़े जो है वो तैयार किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ कि क्या होता है सिल्क कैसे बनता है सिल्क वर्म से, एंड क्या प्रोसेस होता है, ये आपको बेसिक तौर पे समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो यही था हमारा टॉपिक जिसका नाम था सेरिकल्चर। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो चैप्टर है ये होता है टोटली कंप्लीट। द चैप्टर इज टोटली कंप्लीटेड, एंड आने वाले दिनों में, आने वाले लेक्चर्स में हम आपके लिए एक और ऐसे ही बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जो भी चैप्टर्स हमारा बचा है, 1 से 2 चैप्टर आई गेस बचा होगा, तो इसको भी जल्द से जल्द लेकर आ जाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपका 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग को बस एक ही काम रहेगा कि अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से मार्क्स लेके आओ। ठीक है, 9th मैथ्स का भी ऑलमोस्ट हमारा 99% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। जैसे कि आपको पता ही है, मैंने डिक्लेयर कर दिया है कि 9th मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। लेकिन बहुत सारे लोग को डाउट था कि फर्स्ट चैप्टर जो सेट नाम है उसका एल्जेब्रा का, वो नहीं मिल रहा है, तो हम लोग रीअपलोड कर देंगे। बट अगर ऐसा देखा जाए तो मैंने डिक्लेयर कर दिया कि 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है मैथ्स के लिए। साइंस का भी जल्द हो जाएगा। तो बस आपके लिए क्या करना है, आपको बस ध्यान लगा के पढ़ना है। प्लेलिस्ट में हर चीज़ अवेलेबल है। 9th स्टैंडर्ड का साइंस का प्लेलिस्ट, 9th का एल्जेब्रा, 9th का ज्योमेट्री, हर चीज़ का प्लेलिस्ट अवेलेबल है दोस्तों। तो प्लीज़ जाइए, प्लेलिस्ट में से जो भी चैप्टर आपको अच्छा लगता है, जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो, नहीं पढ़ा है अभी तक, जाके देखिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए, एंड अच्छे से अच्छा मार्क्स लेकर आइए और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को, फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है शेयर करना। आप शेयर नहीं करोगे तो जो मैं पहुंचाना चाहता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन हर एक महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को, जो महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ते हैं दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये नहीं पहुंच पाएगा। तो प्लीज़ आप लोग इसको एक तरीके से मेरी हेल्प कर सकते हो, इसको शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल एंड रिलेटिव्स, अपने जितने भी ग्रुप्स है उसमें शेयर करो। एंड चैनल पे न्यू हूँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।